हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो है मेजर पेपर 8, है ना। पिछले वीडियोस में हम लोग ग्रुप का डेफिनेशन, ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये सब जान चुके हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और उससे रिलेटेड तथ्य जान चुके हैं। किसी एलिमेंट ए का पावर n दिया हुआ रहे तो उसका ग्रुप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये सब जान चुके हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग सब ग्रुप पढ़ेंगे। फ़िलहाल वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं, मेरा तो ट्यूशन सेंटर घाटशिला में है, एज़ यू नो। तो अगर घाटशिला या उसके अगल बगल के क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, अगर वो ट्यूशन लेना चाहें तो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, जो बच्चे 11 में इस साल जा रहे हैं या 12 में गए हों, अगर उनको भी फिज़िक्स और मैथ्स की ट्यूशन चाहिए तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैक बोर्ड जो विशेषकर है उसका ट्यूशन जो होता है ज़्यादातर, तो आप समझ रहे हैं 11th क्लास उसका क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन देके निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर वैसा ट्यूशन आप कीजिएगा पर्टिकुलरली उसके लिए, तो फिर जब आप जेई या नीट की तैयारी करेंगे तो आप आसमान से सीधे गिरेंगे, ठीक है ना, धरती पे गिरेंगे। आपको समझ में आ जाएगा आपकी औकात क्या है। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ ट्यूशन में क्या होता है, आपको लेवल में थोड़ा हाई लेवल में पढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप आगे चलकर जेई या नीट की तैयारी के लिए जब आप किसी और कोचिंग में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम आसमान से गिर पड़े हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता होगा उस समय। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे यहाँ ट्यूशन्स लेने के लिए। खैर अच्छी मतलब वो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सब ग्रुप जो होता है इसकी डेफिनेशन देखिए। Let G star be a group and H be a subset of G such that H is a group under the same operation star, then H is called a subgroup. तो क्या क्या है, देखो सबग्रुप का डेफिनेशन लिखने आएगा, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो इसमें प्राइमरीली आपके पास G स्टार एक ग्रुप होगा। ठीक है, यानी G समझ रहे हो सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। उसके अंतर्गत H को सब जो है वो G का सबसेट होना चाहिए और H भी एक ग्रुप होना चाहिए अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार, तभी आप कहिएगा कि H सब ग्रुप है। तो मतलब समझ लो, ग्रुप होने के लिए G जो 4 शर्तों का पालन कर रहा था, H को भी उन चारों शर्तों का पालन करना है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो तब कहलाएगा सब ग्रुप। अब देखो, डिनोट करते हैं उसको इस तरह से, याद करना सेट थ्योरी जब पढ़े थे तो सबसेट को ऐसे दिखाते हैं, है ना। और चूंकि सबसेट और सब ग्रुप में एक ऑपरेशन का फ़र्क है तो इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। ऐसा मैथमेटिशियन लोग कहे हैं, हम लोग थोड़ी कहे हैं। अब देखो, जैसे तुम लोग जानते हो कि कोई भी जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ भी कोई भी जो ग्रुप है उसमें जो G सेट है वो एक सब ग्रुप है। तो G ऑलरेडी एक सब ग्रुप है। वो सारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। दूसरा, अगर आप एक सेट पकड़ लें जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो और कुछ ना हो, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप देखिएगा वो उस चारों का चारों प्रॉपर्टी को पार कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिंगलटन सेट है इसको भी आप अंडर द सेम ऑपरेशन कह सकते हैं कि ग्रुप है। तो इन दोनों को आप कहिएगा ट्रिवियल ग्रुप। ठीक है, तो कौन हो गया ट्रिवियल ग्रुप, G और E। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे पूछता है द मिनिमम नंबर ऑफ सब ग्रुप फॉर ए गिवन ग्रुप G अदर देन इटसेल्फ, एक होगा ही। ठीक है, बाकी हो ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, एग्जाम्पल्स अगर लिया जाए तो आप कह सकते हैं जैसे कि रियल नंबर का सेट हो। ठीक है, रियल नंबर का सेट हो और वो ऑपरेशन हो प्लस, ग्रुप है। चलिए अच्छी बात, सब मिल जाएगा, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिव सब मिल जाएगा इसमें। अब रियल नंबर का सबसेट होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो
ग्रुप कहलाएगा, अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार ये सब ग्रुप कहलाएगा। यानी अगर ग्रुप आपका जी ये है तो दिस इज एच। इस तरह से सब ग्रुप आप पहचान सकिएगा। लेकिन सब ग्रुप पहचानना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं, इतना उतना आसान है नहीं, ठीक है। एक बात और, जी और ई छोड़ करके बाकी जितना भी सब ग्रुप बनेगा उनको कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो ये ऐसा बात है। तो चलिए अब हम लोग ये सब चीज़ जान गए, तो सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जानते हैं। ध्यान से देखिएगा थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, इफ G be a group and H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if, पहला कंडीशन, A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H। दूसरा, A belongs to H implies A inverse belongs to H। तो मतलब क्या है कि अगर A एक, अब देखो एक बात, केवल यहाँ पर जी बी ए ग्रुप लिखा हुआ है, जी स्टार करके नहीं लिखा है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, इसमें घबराना मत कि जी स्टार नहीं लिखा है तो कंफ्यूजन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी बी ए ग्रुप मतलब वो समझ लो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ। और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो H जो है वो सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए। तो देखो जब भी तुम्हारा किसी थ्योरम या किसी में ऐसा चीज़ रहे इफ़ एंड ओनली इफ़, तो आपको इसको दो तरफ से प्रूव करना है, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी, कंडीशन सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है पहले समझ लो कि आपका जो ये दो कंडीशन दिया हुआ है ना, कि क्या बोल रहा है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 होने का मतलब है कि H सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब H के सब ग्रुप होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है। और ये दोनों अपने आप में काफ़ी है कि वो H को सब ग्रुप बना दे। याद करो ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग को 4 क्राइटेरिया पार करना पड़ता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि तुम सिर्फ अगर 2 क्राइटेरिया पार कर जाओ तो तुम ग्रुप प्रूव कर सकते हो इसको। मतलब वो सफिशिएंट है, काफ़ी है, कि काफ़ी है, बस 2 दिखा दीजिए ना, बाकी 2 अपने आप हो जाएगा। हम लोग यही तो यहाँ प्रूव करेंगे कि ये 2 होने से ही वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को H को सब ग्रुप कह रहे हैं तो ये दोनों होना चाहिए उसमें। तो चलिए देखते हैं कंडीशन नेसेसरी, कंडीशन सफिशिएंट। तो पहला, द कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन का ये क्या है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ बोला है तो दोनों तरफ से जाओगे ना, कि उधर सब ग्रुप है इधर कंडीशन है, इधर से इधर भी होगा, उधर से इधर भी होगा, उधर से इधर आ रहे हैं। इसमें H इज ए सब ग्रुप। अरे सब लगा हुआ है तो क्या मतलब है तो ग्रुप ही ना। तो समझिए A बिलोंग्स टू H मान लेते हैं, B बिलोंग्स टू H। सिंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन अ ग्रुप, therefore AB belongs to H, एक नंबर हो गया। अब since for every A belongs to H, its inverse element, या ऐसे लिखो ना, for every element in a group inverse exists. So if A belongs to H, A inverse belongs to H। तो आपका कंडीशन नेसेसरी प्रूव हो गया, ठीक है, कि अगर H एक ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप ही है, तो ये दोनों तो भैया होल्ड कर रहा है। अब हम लोग दिखाते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो कंडीशन इज सफिशिएंट में हमको उसको चारों क्राइटेरिया पार कराना पड़ेगा।
चारों को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये दोनों है तो बाकी दोनों भी खुद से हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन सफिशिएंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेयर गिवन कंडीशंस 1 and 2 होल्ड। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं क्लोजर। फ्रॉम 1, ये जो कंडीशन आपका 1 दिया हुआ है, A belongs to H and B belongs to H implies AB belongs to H। इसका मतलब क्लोजर होल्ड कर रहा है। देखो कोई भी जब प्रूफ करोगे ना तो डिटेल में ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलता है। दूसरा है एसोसिएटिविटी। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रूव करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है, तुम सोचो कि G जो ग्रुप है इसका कोई भी तुम एलिमेंट्स उठा लो, 3 ठो एलिमेंट उठा लो A B C, वो तो अपना एसोसिएटिव लॉ होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब G का ही एलिमेंट आप उठाए हैं H में, तो चूंकि एलिमेंट G का ही है और उसका खुद का प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होना, तो H तो ऑलरेडी H में जो एलिमेंट है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानेगा ही। ठीक है, तो इनहेरिटेड फ्रॉम G। ठीक है, तुम अगर ऐसे में तुमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा अजीब टाइप का लैंग्वेज लग रहा है, तो आप 2 लाइन लिखिए, सिंस G holds associativity and every element of H is an element of G, therefore H also holds एसोसिएटिविटी। तो ठीक है, आप थोड़ा बढ़िया करके बड़ा करके लिखिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी संदेह होता है कि एक लाइन ऐसे लिख देंगे तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं, तो ऐसे करके लिखिए कि चूंकि G का हर एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पकड़ता है और H का जो एलिमेंट है वास्तव में G का ही है, तो इसलिए वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 2 बाकी है। तो इसको होल्ड कराते हैं, देखते हैं। अब हमारे लिए इन्वर्स दिखाना आसान है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फ्रॉम 2 इफ A belongs to H, this implies A inverse belongs to H। ये भी हो गया, दैट इज इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तीन स्टेप पार हो गया। अब लास्ट हम लोग दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो, चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है गिवन A belongs to H, B belongs to H, this implies AB belongs to H। हम लोग क्या करते हैं ना, B को A इन्वर्स पकड़ लेते हैं। तो अगर B A इन्वर्स हो गया तो कायदे से A इन्वर्स को भी H में होना चाहिए, और A इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चारों जो है कंडीशन पार कर गया, तो देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप। ग्रुप ही हुआ, परंतु चूंकि H का सबसेट है तो G का सबसेट है, तो इसलिए वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरह से इसको प्रूव कर गए हम लोग। ठीक है, तो चलिए अगला थ्योरम देखेंगे हम लोग। सब ग्रुप हो गया एक प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका अगला थ्योरम है,
लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉट एम्प्टी, नहीं नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो पिछला थ्योरम में दो कंडीशन था, एक तो ए बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए था और अगर ए हो तो ए इनवर्स भी हो, यहाँ वो एक हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ए और बी एच को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स को भी एच में बिलोंग करना पड़ेगा। तो अगर आप एच का कोई भी दो एलिमेंट ए बी उठाइएगा तो ए बी इनवर्स वो भी एच में होगा। अगर इतना आप दिखा दिए तो चारों का चारों ये कंडीशन आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा और एच सब ग्रुप दिखा सकेंगे। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि कंडीशन नेसेसरी, कंडीशन सफिशिएंट। तो हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं, द कंडीशन इज़ नेसेसरी। आपके सामने लिख करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। हाँ, एग्ज़ाम में ये सब प्रूफ करने आ ही सकता है। तो देखिए कंडीशन नेसेसरी क्या है, उधर से इधर आएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये है तो एच सब ग्रुप होगा। अभी चूंकि हम लोग उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो एच ऑलरेडी सब ग्रुप है, तो एच इज ए ग्रुप। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ए और बी एच को बिलोंग करता है, तो सिंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट्स, तो इसका मतलब बी इनवर्स जो है वो एच में होगा। सिंस क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स, तो ए जो कि एच में है, बी इनवर्स जो कि एच में है, इन दोनों का ग्रुप ऑपरेशन भी एच में होना चाहिए। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंडीशन नेसेसरी प्रूफ हो गया। अब आएंगे कंडीशन सफिशिएंट में, यही तो मेन है। तो कंडीशन इज सफिशिएंट जब दिखाएंगे तो याद रखिए आपके पास केवल एक सफिशिएंट एक कंडीशन है और इसी से आपको दिखाना है कि ये हुआ मतलब बाकी तीनों भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। और हाँ, एक बात, प्रूफ करते समय जैसे हम लोग ग्रुप का डेफिनेशन पढ़े थे ना, तो उस समय क्या आया था कि ग्रुप होने के लिए चार चीज़ होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। जरूरी नहीं है कि ये चारों लाइन बाय लाइन प्रूफ हो, कोई पहले भी आ सकता है। हो सकता है आप सबसे पहले इनवर्स दिखाइए, उसके बाद एसोसिएटिविटी दिखाइए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाइए, फिर क्लोजर दिखाइए। हो सकता है आपको चारों दिखाना है, किस ऑर्डर में दिखाइए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए जो पहले बन पड़ेगा वो पहले कर जाएंगे। अब हमारे आइडिया से सबसे पहले हम लोग यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब यहाँ ये वाला होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसको पहले लिख देंगे, गिवन ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये गिवन है। ठीक है, हम लोग को एच को सब ग्रुप दिखाना है, तो पहले हम लोग दिखा देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, वो साउंड वाउंड को सब होता है, घर में काम होता रहता है। तो देखिए पहली बात, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच कहा है, लेकिन कहीं भी इस थ्योरम में ये नहीं लिखा हुआ है कि ए और बी आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर इस थ्योरम में कहीं भी जरा सा भी ये हिंट किया रहता कि ए नॉट इक्वल टू बी है तो हम लोग उसको एकदम बहुत बड़ा कंडीशन मान के चलते, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप अपने इच्छा से जब ज़रूरत पड़े आप ए और बी को बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
वी टेक ए इज इक्वल टू बी, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया, और ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया एच में। अब एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी हो सकता है, तो ये आइडेंटिटी असल में जी का ही है जो एच को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। अब हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग ना इनवर्स आसानी से दिखा सकेंगे। देखो एसोसिएटिविटी कभी भी दिखा सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब देखिए, चूंकि आइडेंटिटी अब हम लोग करवा दिए हैं, ग्रुप में आ गया है हमारा आइडेंटिटी। फिर देखिए, A belongs to H, B belongs to H implies AB इनवर्स belongs to H। हम लोग बार बार ये इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग इसी से वो कंडीशन ला रहे हैं। सिंस E अब आ गया है H में, सो वी टेक A इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब E B इनवर्स भी H में आ जाएगा, अर्थात B इनवर्स H में आ गया। तो जब B है, B इनवर्स भी है, यानी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट्स। चलो भैया, अब एसोसिएटिविटी इनहेरिट करा देते हैं। देखो अभी हम ना फांकी मार रहे हैं, हम सीधा लिख के छोड़ दे रहे हैं इनहेरिटेड। लेकिन एग्जाम में आप लोग ना ऐसा मत लिखिएगा। अभी हम लिख रहे हैं लेकिन आप मत लिखिएगा, आप वो वाला लिखिएगा जो इसके पहले थ्योरम में लिखे हैं ना, वैसे करके लिखिएगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, यही बचता है, इसी को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अब मान लेते हैं, देखिए क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। लेट सी बिलोंग्स टू एच, देन सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ वी टेक B इज इक्वल टू सी इनवर्स, ठीक है। अरे ये ए बी ये तो अपना अपना एलिमेंट है जो एच में उपस्थित है, ठीक है। ए बी एच में उपस्थित है तो ए बी इनवर्स एच में उपस्थित होगा। अभी हम लोग मान रहे हैं कि चलिए एच में एक एलिमेंट है सी, तो चूंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि जब कोई एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स भी एच में होगा, तो सी है तो सी इनवर्स को भी एच में होना चाहिए, ठीक है। अब वापस आते हैं, इस बी को क्यों ना यही वाला मान लिया जाए। देन ए, देखो बी के जगह पर सी इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स, डायरेक्ट फंक्शन आ गया। ए सी बिलोंग्स टू एच। तो देखिए जब ए बिलोंग्स टू एच है, सी बिलोंग्स टू एच है, ए सी बिलोंग्स टू एच है, देयरफॉर क्लोजर होल्ड्स। तो इसका मतलब एच इज अ सब ग्रुप, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर गए। एक और थ्योरम करेंगे आज, ठीक है, थोड़ा साथ में रहिए। देखिए अब अगला थ्योरम जो है कह रहा है, इफ H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। अगर मान लो एग्जाम पेपर में तुमको क्वेश्चन दिया, उसमें H1 H2 नहीं लिख कर कैसे लिखता है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, तो यही वाला दिया है, ठीक है। अब देखिए पिछला जो दो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, अगर उनको अप्लाई करें, खास करके दूसरा वाला थ्योरम, तो ये 4 लाइन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन अगर देगा तो आपको कम से कम 5 मार्क्स का देगा। तो 5 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि 4 लाइन लिखिएगा। तो देखो नंबर तो दे देना चाहिए क्योंकि आप सही बना रहे हैं,
क्या कीजिएगा, एग्जामिनर का भी भरोसा है, उसको लगेगा इतना छोटा के लिए 5 मार्क्स देंगे। तो चलो बढ़िया से प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट H1 and H2 be 2 subgroups of a group G। ठीक है, हम लोग वो चारों चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स सब दिखाएंगे। पहले मान लेते हैं कि A और B दो ऐसा एलिमेंट है जो H1 इंटरसेक्शन H2 में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि A और B दोनों H1 में भी है एंड A और B यही दोनों H2 में भी है, यानी दोनों में ये पाया जा रहा है। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि ये ग्रुप का चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। चलिए क्लोजर, H1 is a group, so A belongs to H, B belongs to H, अर्थात AB belongs to H1, H2 is a group, so A belongs to H2, B belongs to H2, implies AB belongs to H2। तो AB देखो दोनों में आ जा रहा है, इसका मतलब हुआ AB belongs to H1 intersection H2, thus closure holds for H1 इंटरसेक्शन H2। हम लोग इसको इंटरसेक्शन को दिखाना था कि क्लोजर उसमें होल्ड कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिविटी, अब देखिए H1 इनहेरिट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम G, H2 inherits associativity from G, so the elements of H1 intersection H2 also show associativity। और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, बहुत हो गया, बहुत बोल दिया एसोसिएटिविटी के बारे में। अब आइडेंटिटी, अब हमारा ग्रुप G जो है उसमें एक आइडेंटिटी है। H1 और H2 दोनों ग्रुप है तो दोनों का अपना आइडेंटिटी होना चाहिए। तो सिंस H1 and H2 are groups, so they have their identities which are the identity element of G। लेकिन एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होता है। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक होता है ना इन ए ग्रुप, तो किसी भी एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होगा। तो E belongs to G means E belongs to H1 and E belongs to H2। इसका मतलब E belongs to H1 intersection H2। तो जब E दोनों में है, दोनों सेट में है, तो ये इंटरसेक्शन में भी होगा, अर्थात आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया।
exists। लास्ट दिखाएंगे इनवर्स। अब A बिलोंग्स टू H1 मीन्स A इनवर्स को तो H1 में होना ही पड़ेगा भैया, ग्रुप है। सिंस A H2 को भी बिलोंग करता है, हमारा मानना ही है कि A जो है ये H1 और H2 दोनों को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब A इनवर्स H2 को भी बिलोंग करता है, तो देयरफॉर A इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट्स। तो जब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया तो स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप। अब देखिए मजे की बात, चाहे आप 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कीजिए, 3 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कीजिए, या जितना भी नंबर ऑफ सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कीजिए, सब ग्रुप आएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। लेकिन याद रखिएगा, यूनियन जो होगा ये सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। इंटरसेक्शन पक्का सब ग्रुप होगा, यूनियन हो सकता है, सब ग्रुप नहीं हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। 2 सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप होगा यदि एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुसा हुआ हो। जैसे मान लो ये H1 सेट है और H2 पूरी इसके अंदर है, तभी आप कह सकते हैं कि इन दोनों का यूनियन जो है वो सब ग्रुप है, अन्यथा नहीं कह सकते, ठीक है। तो चलिए आज यही तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चलिए बाय बाय।